जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की #1 बाइक चुने यही कहे सबों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। देखिए शंकर अनिमेश के साथ प्राइम की। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Lavish life, luxurious apartments, high-tech environment, powerful infrastructure और affordable and reasonable housing। ये सब एक साथ कहाँ मिलेगा आपको? होंगे आपके ड्रीम्स कम ट्रू। वॉच एक बंगला बने न्यारा ओनली ऑन चैनल 1 न्यूज। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।
हैं न्यूज लाइन। वो आए थे क्रिकेट का मामला देखने, क्रिकेट का भला करने, लेकिन फंस गए दामाद के खेल में। श्रीनिवासन के दामाद का फिक्सिंग में नाम आने के बाद उन पर रोजाना इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यह दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जिद के क्या मायने हैं। इस बहस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राकेश कुमार सिंह जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए जुड़ेंगे श्याम जाजू जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर प्रदीप माथुर, जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने तमाम मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज लाइन। सियासत से जुड़े लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। खेल मंत्री ने भी नैतिकता के तकाजे में उनसे इस्तीफा देने को कहा। बोर्ड के मेंबरान भी चाहते हैं कि जांच पूरी होने तक श्रीनिवासन अपनी कुर्सी छोड़ दें, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं। किसी भी सूरत में श्रीनिवासन अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। कल तक जो अपने थे, आज उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। श्रीनिवासन के इस्तीफे के मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बीसीसीआई के बाहर तो छोड़िए, बोर्ड के सदस्यों ने ही श्रीनिवासन के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। उन पर इस्तीफे का चौतरफा दबाव बन रहा है, लेकिन इन सब से श्रीनिवासन बेपरवाह नजर आते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बोर्ड के बड़े नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजीव शुक्ला के अलावा खेल मंत्रालय भी उन्हें इस्तीफे की सलाह दे चुका है, लेकिन बोर्ड का अड़ियल बॉस है कि मानता ही नहीं। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा कुछ और एसोसिएशन भी उनकी छुट्टी चाह रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सियासी जमात को खेलों से दूर रहने की सलाह दी है। पूरे मसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा विषय ही नहीं है। राजनेताओं को इससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए। खेल को, खेल के जो खिलाड़ी हैं भूतपूर्व पुराने, उन्हीं को संभालना चाहिए। इस देश में कानून है, उस कानून के अनुसार जांच होगी। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे जेल जाएंगे, सजा होगी। बोर्ड के 32 सदस्यों में से 13 सदस्य श्रीनिवासन के पक्ष में खड़े हैं। इनमें सबसे पहला नाम है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का, असम से गौतम राय, त्रिपुरा से निर्मल्य कुमार दत्ता, झारखंड से अमिताभ चौधरी, ओडिशा से रंजीत बिस्वाल, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, हरियाणा से अरविंद चौधरी, कर्नाटक से अनिल कुंबले, केरल से टी बालाकृष्णन और राजस्थान से सीपी जोशी श्रीनिवासन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं 15 सदस्य श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। विरोध के स्वर की बात करें तो सीसीआई के सी पारेख, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के रवि सावंत, वडोदरा के चिरायु अमीन, सौराष्ट्र से भरत शाह, महाराष्ट्र के अजय शिर्के, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश से गौर हरि सिंघानिया श्रीनिवासन की छुट्टी चाहते हैं। माना जा रहा है कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष अरुण जेटली भी श्रीनिवासन के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आकर अब तक कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कुर्सी न छोड़ने की अपनी जिद से श्रीनिवासन क्या साबित करना चाहते हैं और उनकी जिद के क्या मायने हैं। श्रीनिवासन और उनका विरोध कर रहे लोगों में जो रस्साकशी हो रही है, उससे ना तो क्रिकेट का कोई भला हो रहा है और ना ही देश का। मौजूदा हालात में इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि सरकार बीसीसीआई को भंग करने जैसा कोई सख्त कदम उठाए। शायद श्रीनिवासन
इसी सूरत हाल के मद्देनजर विरोध की हर आवाज से बेखबर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इस जिद के क्या मायने हैं, यही आज हम चर्चा करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मसला है कि श्रीनिवासन साहब इतने जिद्दी हो गए कि इतने दबाव के बाद, इतने सवाल आरोपों के बाद मानने को तैयार नहीं। दरअसल कुर्सी कुछ होती है, ऐसी चीज है, इससे लोगों को बड़ा प्रेम होता है। राजनीतिक दलों की तो अब बात ही छोड़ दीजिए, श्रीनिवासन साहब जैसा कह रहे हैं ऐसा लग रहा है ये कुर्सी प्रेम उनमें भी जाके आए। सबसे पहले हमारे साथ श्याम जाजू जी हैं, बीजेपी से हैं। श्याम जाजू जी, क्यों श्रीनिवासन जी इस्तीफा नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स की तरह पढ़ लिया कि भाई ये लोग भी तो नहीं देते, ये भी तो कहते हैं कि जांच चल रही है, मैं भी ये कह दूंगा? अपने देश में राजनीति का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा है जी। राजनीतिक के लोग कुर्सी से जुड़े हुए रहते हैं, वो जल्दी इस्तीफा नहीं देते। पर मैं इसमें फर्क करना चाहता हूं जी। क्रिकेट हो या खेल हो, ये खेल जगत के निर्णय खेलों के लोगों ने ही लेने चाहिए जी। सब विषयों में राजनीतिक लोग निर्णय करेंगे और सबका नेतृत्व हम ही करेंगे, ये राजनीतिक लोगों की इच्छा रह सकती है, पर जरूरी नहीं है कि हर विषय पर वो अपना मत व्यक्त करे। जी जी। खेल के नियम खेलों के हिसाब से होने चाहिए, वहां के लोगों ने उसके निर्णय करने चाहिए। और खेल में इस प्रकार की गलत परंपरा आना और खेल बदनाम होना, ये पूरे देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए श्रीनिवासन जी ने राजीनामा देना या नहीं देना, उन्होंने उनके क्षेत्र के लोगों से लेने का निर्णय है। राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन आपके हिसाब से उन्हें देना चाहिए इस्तीफा या नहीं देना चाहिए? बेसिकली इस प्रकार की गलत परंपरा जिनके नेतृत्व में है और जो खिलाड़ी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है, उनको पर्याप्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिन्होंने खेल का माहौल खेल का रखा नहीं है और सट्टा और जुए का किया है, ये पूरे देश का अपमान है, क्रिकेट प्रेमियों का अपमान है, पूरी जनता का अपमान है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का नैतिकता का विचार करके इसका योग्य निर्णय करना चाहिए, यह हमारा मत है। नहीं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, फिर वो राजनीतिक दलों वाली बात हो गई। श्याम जाजू जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बड़ा स्पष्ट कहेंगे कुछ। नहीं, राजनीतिक लोगों ने सब क्षेत्रों में दखलंदाजी करनी चाहिए। ये बात आप कह चुके हैं। आप सिर्फ ये बताइए, श्रीनिवासन साहब को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना में इसका जवाब नहीं होता, इसका निर्णय खेल जगत से बस अब लेकिन श्याम जाजू जी, प्रदीप जी शायद आपसे कुछ कह रहे हैं। प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ हैं जी। प्रदीप जी कहिए। नहीं, हम ये कह रहे थे कि श्याम जाजू जी की समस्या ये कोई जेटली साहब से पूछ के जवाब देंगे। अच्छा, मतलब जेटली साहब से पूछेंगे उसके बाद बताएंगे, ऐसा ही है क्या जाजू जी? खेल जगत के निर्णय खेलों के प्रतिनिधियों नहीं करने चाहिए। हर जगह पर राजनीतिक लोगों की दखलंदाजी ठीक नहीं है। नहीं, आपने सर ऐसा लग रहा है कि आज तय कर लिया है कि एक ट्रैक पे रहना है। चलिए, राकेश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। राकेश जी, क्यों इतने जिद्दी नजर आ रहे हैं श्रीनिवासन साहब? श्रीनिवासन साहब को जो मेरा अपना विचार है, ये पर्सनल व्यू है हमारा जी, कि उनको मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मैं स्पष्ट इस मामले में हूं और बड़े सारे सीनियर लोगों ने कहा है। लेले साहब का बयान मैंने टीवी पे सुना जी, मैं और शरद पवार जी का बयान, और दिन भर ये न्यूज चैनल में आ रही है बातें। जी जी जी। तो जो क्रिकेट था, ये क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। इस तरह की बातें बड़े कम पहले सुनने को आती थी और देश के बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस क्रिकेट से जुड़ी हुई है, खास करके नौजवान पीढ़ी के लोग। जी जी। और उनको तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। बिल्कुल, बहुत सही कहा राकेश जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने स्पष्ट कह दिया कि आपके हिसाब से कम उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे उनकी क्या कुछ राय है इस पर। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापसी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो,
एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डायरेक्टर को जूस पिलाओ। Get on the train, baby. बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती। मैं हूँ हुस्न की मालिका। इम्पोर्टेंट सीन है और मेकअप लगा। वाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बॉलीवुड 1 देखिए रोजाना शाम 5:30 बजे। क्या मायने थे श्रीनिवासन साहब की जिद के, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार माथुर साहब हमारे साथ हैं। माथुर साहब, आपको क्या लगता है क्यों इतनी जिद हो रही है पद को ना छोड़ने को लेकर? क्यों नहीं चाहते वो कि कुर्सी चली जाए? वैसे तो ये कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर बहुत आरोप लगे, उनके नाम को बहुत उछाला जाए, एक नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी हो रही है, फिर भी वो नहीं छोड़ने को तैयार। देखिए, नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ना जो है ये बड़ी पुरानी परंपरा हो गई है जी। तो अब कोई इसका कहीं पालन नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब ये वो परंपरा है जो खत्म हो गई है? हाँ, जो खत्म हो गई, कोई पालन नहीं कर रहा है। बल्कि अब तो ये है कि आप कुर्सी चिपके रहे, दो कुर्सी आपकी घसीटे तब भी आप कुर्सी पकड़े रहे। तो ये जो है पूरी देश की परंपरा हो गई है और हर एक तरफ ही है परंपरा, सब वो है। तो अब मैं समझता हूँ श्रीनिवासन साहब भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। मतलब तो ना हमारे नेता कुर्सी छोड़ते हैं, ना हमारे नौकरशाह कुर्सी छोड़ते हैं। जो जहां भी बैठ जाता है कभी सोचता ही नहीं है, और नैतिकता की बात का तो कोई मूल्य नहीं रह गया है। तो मैं समझता हूँ वो भी नहीं छोड़ रहे हैं इसी तरह से। जाजू जी, लेकिन उसके बावजूद अरुण जेटली साहब बोर्ड के मेंबर हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए दूसरे भी लोग हैं, अच्छा खासा 31 लोगों का बोर्ड है, और उसके बावजूद आपको लग रहा है कहीं कोई शय दी हुई है? ऐसा है कि बचाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि बनाने वाले भी यही थे, तो शायद ये भी नहीं कह रहे कि भाई कुर्सी छोड़ो। बाहर बाहर कुछ कहें वो अलग बात है, अंदर का मसला ही कुछ और है। नहीं, जेटली जी हो, अनुराग ठाकुर हो या और भी कोई वहां हो, जैसा उन्होंने उसका इस्तीफा नहीं मांगा, वैसे उन्होंने इस्तीफा मत दो ये भी नहीं कहा है। जी जी जी। इसका अपना निर्णय सत्सद विवेक बुद्धि पर लेकर उन्होंने करना चाहिए। नहीं, लेकिन जाजू साहब, ये कोई ऐसा, किसी ने रोका भी नहीं है। ये कोई ऐसा मसला थोड़ी है कि तुष्टीकरण की नीति अपनानी हो आपको कि हाँ भैया तटस्थ रहे हम लोग, ना हम ऐसा कहेंगे ना हम वैसा कहेंगे। ये कोई ऐसा मसला तो है नहीं, इस पर तो खुलकर राय दी जा सकती है बेबाकी के साथ, और देनी चाहिए थी। इसलिए जेटली जी भी देंगे, अनुराग जी भी देंगे, वो उचित मंच पे अपना निर्णय देंगे। हर बात मीडिया के माध्यम से और समाज में बोलनी चाहिए ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, हाँ। उस संस्था के कुछ कानून है, नियम्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस रूल्स के आधार पर उनके इस्तीफे की कार्रवाई होगी। मेरे जानकारी के अनुसार सरकार भी उनका इस्तीफा ले नहीं सकती। उनके अपने संस्था के कुछ स्वायत्त नियम है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए उस प्रकार से उस पर कार्रवाई योग्य होनी चाहिए। हमने इस्तीफा दो ये भी नहीं कहा और इस्तीफा मत दो ये भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा, और ये बहुत अच्छा किया। रूल्स रेगुलेशन की आप बात करें, राकेश जी, ऐसे कौन से रूल्स रेगुलेशन है जो अरुण जेटली साहब, अनुराग ठाकुर जी तो फॉलो कर रहे थे कि ना उन्होंने हाँ कहा, ना कहा, ना मीडिया के माध्यम से कहा, ना सोशल उस पर जाके कहा, ना किसी सार्वजनिक मंच पे कहा, लेकिन शुक्ला साहब ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक बाइट देते हुए साफ तौर से कहा कि दे देना चाहिए श्रीनिवासन साहब को इस्तीफा, कम से कम जांच हो रही है तब तक दे दे। तो ये कौन सा रूल है जिसे अरुण जेटली साहब फॉलो कर रहे थे, अनुराग जी फॉलो कर रहे थे, शुक्ला साहब ने फॉलो नहीं किया? नहीं, सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। ये तो हम जाजू जी के बातों से सहमत है कि बीसीसीआई के अपने खेल जगत के एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ये उनकी मर्जी है और उनके अपने सिस्टम है, उसमें उनको वो रिजाइन करने का नियम बना हुआ है और सारी चीजें बनी हुई हैं। तो वो उन अलग मसला है। हमने जो अपनी बात कही है वो ये कही है कि ये बात क्लियर हो गई, ये बात साफ हो गई कि इनके मयप्पन साहब ने पैसे खाए, ये बात क्लियर हो गई। और बिंदु दारा सिंह के बारे में भी आ गई, कई
खिलाड़ियों के बारे में कुछ सबूतें आ गई, तो ये नैतिक आधार पे मैं कह रहा हूं कि उनको नैतिक आधार पे इस्तीफा दे सकते थे। इसको जगमोहन डालमिया जी ने बनाया, पीछे और भी आपको याद होगा मोदी जी इसमें बड़ा मेहनत किया। तो लोगों को आना जाना पड़ता है और कम से कम हम इनसे नैतिक आधार पर ये उम्मीद करते हैं और ये करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी बातें होंगी, इनकी मजबूरियां होंगी। मैं ये नहीं कहता कि इस वजह से वो कुछ और मजबूरियां भी होंगी। बहुत सही कहा माथुर साहब। वैसे कुछ एक मसले होते हैं जिन पे बीजेपी कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं सहमत नजर आ जाएं। इस बात पे दोनों सहमत है, श्याम जाजू जी भी, राकेश जी भी, कि हम उनसे मांग नहीं सकते, कुछ उनकी मजबूरियां हैं और शायद वो मजबूरियां। आपको नहीं लगता कि ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है? बात हम श्रीनिवासन जी की नहीं कर रहे। लोग कूद कूद के अगर ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इसमें लोगों की कोई बहुत बड़ा उन्हें कुछ मिलने नहीं जा रहा है, नोबेल प्राइज नहीं जीत जाएंगे। मसला यह है कि सट्टेबाजी से देश में पैसे का नुकसान हुआ, खेल भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, लोग क्रिकेट को बड़े जोश के साथ, बड़े गंभीरता के साथ देखते हैं, लेकिन हुई तमाम चीजें उल्टी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्रीनिवासन जी का इसमें क्या था, या अरुण जेटली साहब का क्या था, या राजीव शुक्ला जी ने क्या किया क्या नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि लोगों से जुड़ा मसला है। आपको नहीं लगता खुल के दोनों पार्टियों को राय देनी थी, बोर्ड मेंबर्स को राय देनी थी और बहुत जल्द बड़ी सख्ती से कार्रवाई होनी थी? नहीं, देखिए, इसको अगर आप इसको सीरियसली इस बात को देखें तो आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। बात यह है कि देश में जो खेल है उसके ऊपर जो है पैसे वालों का अधिकार है और ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ऐसा होता आया है। जो भी इसके कारण हो, सब हो, तो आवश्यकता इस बात की है कि खेलों को जो है, ये जो कुछ पूंजीपति है, इनके चंगुल से आपको बाहर निकालना है और जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडी है उनका डेमोक्रेटाइजेशन करना है। और उसके सारे प्रोसेस में जो खिलाड़ी हैं या जो खेल को सचमुच समझने वाले लोग हैं, उनको जो है क्या करना चाहिए, काफी बड़ा एक उनका रोल होना चाहिए। तो प्रश्न ये है श्रीनिवासन जी का रिजाइन करना या ना करना, जो ये तो मेरे हिसाब से एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो देश में खेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको आप पूरी तरह से उसका पुनर्गठन करें, उसको पूरी तरह आप जो उसको रिस्ट्रक्चरिंग करें। एक बात नहीं, ये मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि खेल जो है, जो कि क्या करना चाहिए, आपके कॉमर्शियल प्रमोशन का मामला बन गए हैं, एंडोर्समेंट का मामला बन गए हैं, उसको हटा करके अब आप खेल भावना की बात करती हैं। अभी और सबने भी कहा, राकेश जी ने भी खेल भावना की बात कही। तो ये जो पूरा आईपीएल में खेल भावना कहा है, इसमें तो पूरी अर्थ भावना दिखाई दे रही है मुझे, जो पूरी चीजें हो रही, प्रोडक्ट्स हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। अब बताइए क्या करना चाहिए, उसमें चीयर गर्ल्स आ रही है, उनका खेल से क्या लेने देना। आपको लगता है कि पूंजीपतियों की बात आपने की, आपको लगता है पॉलिटिकल क्लास का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, पॉलिटिकल क्लास तो है ही उसमें। देखिए, उसमें पूरा जो मामला है एक सामंतवादी बात है कि आप जो उस पर अधिकार करें, जिससे कि मतलब जो कि हीरोज आए, जो खेल के आए, वो आपके तलवे चाटे और आप बताएं कि आप कितने बड़े आदमी है, मतलब ये सब है। तो उसमें जो हमारे स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा होगा, वो क्रिकेट बोर्ड के मतलब क्रिकेट में होते हैं, जिन्होंने हॉकी नहीं पकड़ी वो हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको जो है पूरी बात जो है, मैं तो पुराना स्पोर्ट्समैन हूं, मैं जानता हूं। मैं आज की बात थोड़ी है, आज से 40-45 साल पहले जब मैं कानपुर बैडमिंटन खेलता था, तब ये गौर हरि सिंघानिया साहब उसके बॉडी के प्रेसिडेंट होते थे। क्यों? तो मतलब कुल मिला के यही सब चीजें हैं कि असल में जिनको वहां होना चाहिए वो वहां नहीं है, जो दूसरे लोग वहां हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। दो बातें मैं आपको कर, एक तो ये कि खेलों को जो है क्या करना चाहिए, ये पूंजीवादी और ये राजनीतिक सामंतवाद से मुक्त करना चाहिए, मतलब ये पहली बात है। मतलब दूसरा, खेल को जो है क्या करना चाहिए, आपका जो बिजनेस प्रमोशन का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दोनों चीजें होती हैं। श्याम जाजू जी, आपको नहीं लगता कि बिना किसी बड़ी शय के हो ही नहीं सकता था कि श्रीनिवासन साहब उस गद्दी तक पहुंचे, वो अध्यक्ष पद तक पहुंचे? ये पॉसिबल नहीं था। और जब मैं शय की बात कर रही हूं तो मैं उन तमाम लोगों की बात कर रही हूं जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं इस कंट्री में। मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूं जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं। श्रीनिवासन साहब खुद बहुत बड़े पूंजीपति हैं, खुद बहुत बड़े पूंजीपति है, माथुर साहब कह रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन चीजों का मिसयूज करने के मकसद से ही इस तरीके से चीजों को मोबिलाइज किया जाता है? अपने देशों में जितने खेल खेले जाते हैं जी, उसमें सबसे महंगा और सबसे ज्यादा प्रभावी राजनीतिक लोग भी जिसमें हावी है, इस प्रकार का खेल है क्रिकेट। हमारे देश के कितने मैन आवर्स उसमें खर्च होते हैं, आपके मीडिया के कितने आवर्स खर्च होते हैं, कितना प्रिंट मीडिया के पेजेस खर्च होते हैं, लोगों का कितना पैसा खर्च होता है, और इतने सब जनता की भावना से खिलवाड़ करने का काम ये खिलाड़ी करते हैं। लेकिन फिर भी आपके अरुण जेटली साहब चुप हैं। मेरा सवाल आपसे ये है जाजू जी, कि फिर भी जेटली साहब चुप हैं। फिर आप कहते हैं कि मीडिया में नहीं बोलना चाहिए, समाज में ऐसे नहीं बोल सकते। जेटली साहब उचित मंच पे अपनी राय रखेंगे। हर बात पब्लिक जरूरी नहीं पर रखेंगे। ऐसे आप तो ऐसे कर रहे हैं कि कोई इंडिया और चाइना के बारे में राय रखनी हो, मतलब। और आप भी
केवल श्रीनिवासन का इस्तीफे से ये जो जोड़ रही है, ये करने के बजाय पूरे देश के लोगों का इसमें जो हित है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश को तो जाजू साहब छोड़ देना चाहिए। देखिए, अब फिर वो राजनेताओं वाली बात हो गई। खैर, आपकी भी मजबूरी है, परम धर्म है आपका, आप वो कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि अगर वहां पर बोर्ड के मेंबर्स में बीजेपी के इतने बड़े नेता शामिल हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो आईपीएल कमिश्नर हैं, श्रीनिवासन साहब जैसे पूंजीपति वहां पर मौजूद हैं, नीचे सट्टेबाजी हो रही है, आपका अंपायर फिक्स हो जाता है, आपका स्पॉट फिक्सिंग में ओवर फिक्स हो जाता है, आपकी बॉलिंग फिक्स हो जाती है, सब कुछ फिक्स हो जाता है, कैसे मुनासिब है कि आप सबको भनक नहीं हो? और अगर थी तो आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? और अगर आपको भनक नहीं थी, इतना सब हो रहा है, तो क्या फायदा आप बोर्ड मेंबर की पदवी पर बैठे? इसका मतलब क्या है फिर? आपको पता ही नहीं तो आप कर क्या रहे हैं बोर्ड में बैठकर? इसलिए ये सट्टेबाजी का कोई भी समर्थन नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए। उल्टा हमारा भी ये कहना है कि इतना देर से ये क्यों ध्यान में आया? इसके पहले ये बात डिटेक्ट होनी चाहिए थी। इतने करोड़ों का व्यापार हो रहा है, करोड़ों का अर्थ का अनर्थ हो रहा है देश में, और इतनी देर नहीं, फिर घुमा फिरा के वही बात हो जाती है। ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अपनी पार्टी का अभी वो निकाले जा चुके हैं। क्या राम जेठमलानी जी, आप काहे को बीजेपी के नेताओं के पीछे पड़ी है? मेरी समझ में नहीं आता। माथुर साहब जो है बड़े खफा है लगता है बीजेपी से। नहीं, हम खफा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वो बेचारों को आपको एम्बेरस कर रही है बेचारे। वो नहीं, आप जाजू साहब वो कह रहे हैं, जल्दी साहब खिलाफ बुलवारी कैसे हो सकता है वो? जी, जाजू साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी ना, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। मैं बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता हूं। राकेश जी, आप इतनी खामोशी मत बरतिए, क्योंकि हर जगह पर आप ही की सरकार है। आप कांग्रेस का तो बोलबाला, आप किसी भी मसले को लेकर कहिए, कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो कहना ही है उस पर। लेकिन राजीव शुक्ला साहब आईपीएल कमिश्नर होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि श्रीनिवासन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कह देते हैं मैं दोबारा इस पद पर नहीं आऊंगा। ये नहीं कह रहे कि मेरे होते ये हुआ कैसे, मुझे तो पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद पूरी चेकिंग और सब कुछ जांच वाच में सबसे आगे मुझे होना चाहिए। वाइस चेयरमैन है वो भी। क्यों नहीं कहते हैं शुक्ला जी ऐसा? देखिए, जहां तक आपने कहा कि चुप्पी साधे हुए हैं, मैं शिष्टाचारवश अपने टर्न का इंतजार कर रहा हूं जी, और मैंने आपको इधर उधर घुमाया नहीं। मैंने सीधा पहला ही सवाल आपका था कि इस्तीफा देना चाहिए, कि मैंने बड़े क्लियरली कहा, आपको बड़े साफ शब्दों में कहा कि उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अब सवाल ही है कि मैं पार्टियों से कोई नफरत थोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से आइडियोलॉजिकल हम लोगों के डिफरेंसेस हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं। खेल भावना की जहां तक बात है, खेल भावना में पहले हम लोग बचपन में कभी क्रिकेट राकेश जी नहीं, अब खेल भावना की बात नहीं, अब राजीव शुक्ला साहब की बात है। अच्छा, अब बात यह है कि वो आईपीएल के कमिश्नर होकर ये तो कहते हैं कि अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, ये भी कह देते हैं मैं दोबारा ये पद पे नहीं आना चाहता। ये क्यों नहीं कहते कि भाई जांच पहले मुझसे शुरू करो? कमिश्नर रहते हुए मैं नहीं कुछ कर पाया, मुझे पता ही नहीं चला फिक्सिंग कब हो गई या कैसे हो गई। इंसान को पहली जिम्मेदारी तो जो ऑथोराइज पर्सन थे वो शुक्ला साहब थे, श्रीनिवासन साहब तो पीछे रह गए। शुक्ला साहब ने तो बड़ी अच्छी मिसाल पेश की, और उन्होंने ये कब कहा कि हमारी जांच मत कीजिए? नहीं, उन्होंने कहा, वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर कि भाई सारा मैटर मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहीं खड़े होकर बोला, आप मुझे बताइए, कहीं भी मीडिया के सामने किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है बतौर कमिश्नर की। कैसे हो गया ये सब? देखिए, जब पूरी संस्था चला रहे हैं आप, उसके नीचे से छोटी मोटी हरकतें कोई नीचे का आदमी कर रहा है। राकेश जी, छोटी मोटी हरकतें आप इन्हें कह रहे हैं, मुझे लगता है माथुर साहब को बताना चाहिए, क्या ये छोटी मोटी हरकत है कि आपके अंपायर से लेकर, बॉलर से लेकर, आपके बैट्समैन से लेकर, देसी खिलाड़ी से लेकर, विदेशी खिलाड़ी से लेकर, बड़े बड़े नाम बॉलीवुड से लेकर, छोटी हरकत अब कहां रह गई है? ये पहली बार ऐसी हुई है घटना, और जिसका कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी होगी। और कभी भी दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का, न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, न कांग्रेस पार्टी। करोड़ के सट्टे की बात है ये राकेश जी, 40,000 करोड़ का सट्टा मुझे तो छोटा नजर नहीं आता। खैर, मुझे ऐसा लगता है अगर 40,000 करोड़ आपकी रीच में हो तो शायद छोटी बात हो सकती है। 40,000 करोड़ का सट्टा तो एक अंदाज लगाया जा रहा है, अभी इसके प्रूफ्स आए नहीं हैं। लेकिन अब किस बात का आप प्रूफ लेंगे? देखिए, बॉलीवुड का क्या पूरी स्ट्रेटजी थी, वो कमिश्नर साहब ने जो खोल दी। दिल्ली पुलिस की वाकई में तारीफ करनी चाहिए। आपको पता चल रहा है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके एक बॉलर को 60 लाख रुपए तक, आधा करोड़ से ज्यादा रुपए तो एक बॉलर के पास जा रहा है एक ओवर का। आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर पूरे मैचेस फिक्स थे और आईपीएल का सीजन 6 नहीं, आईपीएल के तमाम सीजन्स में भी इस तरीके की गड़बड़ धांधली की बात अब खुलकर सामने आ रही है, तो कितना बड़ा मामला है कि कैसे मान लें हम कि आईपीएल कमिश्नर को नहीं पता था, कैसे मान लें कि बीसीसीआई अध्यक्ष को नहीं पता था, कैसे मान लें कि जेटली साहब, शुक्ला साहब, सब लोग खामोश बैठे हैं, इन सबको नहीं पता था। ये तो पचने वाली बात नहीं लग रही है। नहीं, देखिए, ये आपका कहना, अपना अंदाज लगाना एक बात अलग है, और एक उसको साबित करना अलग बात है। अब चीजें सामने सब आ ही रही हैं।
क्यों नहीं इसके जो आपके दूसरी टीमें हैं, जैसे मुंबई के सचिन के बारे में कोई बातें आई, या क्यों नहीं और दूसरे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, हरभजन हैं, उनके बारे में बातें नहीं आई। तो अच्छे और बुरे समाज में जिस तरह लोग हैं उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर क्या होता है प्रिंसिपल को सब मालूम होना चाहिए। माथुर साहब गलत हूं मैं इस बात में, आप मुझे बताएं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। लेकिन ये कि आप इनको नेताओं को मुश्किल में डाल रही है, वही बात है। मतलब ये लोग कैसे वो कहते हैं जो आप कहना चाहते हैं। साहब पूरा आईपीएल इन लोगों ने मुश्किल में डाल दिया। प्रदीप साहब पूरा आईपीएल मुश्किल में डाल दिया। अब देखने वालों को मुश्किल में, आप ये देखिए कि टीआरपीज बताती है कि फाइनल मैच को देखने में लोग उस रैंक तक इतने इंटरेस्टेड नहीं थे जितना अमूमन आईपीएल मैच को देखने के लिए होते थे। तो अब लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भाई फाइनल देखें नहीं देखें, ऐसा लग रहा है ये भी फिक्स है, तो देखने का जोश भी खत्म हो जाएगा। सबसे जो इसका दुखद जो अध्याय है वो ये है कि एक खिलाड़ी को एक अपने को डेवलप करने में, एक स्तर तक लाने में और इस तरह सब करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मनोवैज्ञानिक भी होती है, उसमें कौशल भी होता है, उसमें शारीरिक क्षमता भी चाहिए होती है, सब है। और इस तरह की चीजें जो है क्या करना चाहिए, खिलाड़ी का मनोबल पूरी तरह तोड़ देती हैं। तो अब मुझे जो सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही है कि जैसे हमारी टीम वहां चैंपियंस लीग में खेलने जा रही है, धोनी इतने सफल कैप्टन है, उन्होंने इतना अच्छा किया। अब आपने देखा इसका तुरंत परिणाम ये हुआ कि सीएसके जो है फाइनल में न सिर्फ हारे बल्कि बहुत बुरी तरह हारे, उनके 4 विकेट जल्दी गिर गए, सब है ये सब। तो सवाल ये कि जो प्रशासन है जिस तरह का है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हमें खिलाड़ियों को कैसे एनकरेजमेंट मिलेगा। और जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि देश का नाम दुनिया में खेल की जगह पर बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब जरूरी है कि हमें स्पोर्ट्स प्रशासन पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल आवश्यक बात है। और आप लोगों से बातचीत करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक बीजेपी और कांग्रेस इस मसले पर टालमटोल वाला रवैया अपना रखी हो, लेकिन कोई भी दूसरा शख्स जो खेल से प्रेम करता है, खेल को जानता है, समझता है, वो यही चाहता है कि श्रीनिवासन जी ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो इस वक्त बोर्ड में मौजूद हैं, संभव नहीं लगता कि उन्हें इस बात की भनक ना हो, खबर ना हो। आप जल्दी में है ये कि जहां तक उनका राजनेताओं का सवाल है, नेताओं में भी कई ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी रह चुके हैं, मतलब कई ऐसे लोग खिलाड़ी रह चुके हैं। तो अगर आपको खिलाड़ी उसके प्रशासन में लाना ही है कुछ नेताओं को, तो ऐसे लोगों को लाइए। खेल के बैकग्राउंड खेला होना, कॉलेज करोड़ तो मिलाओ जिनको कम से कम। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब मुश्किल जो है श्रीनिवासन साहब की बढ़ सकती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें जल्द ही इसी तरीके के प्रेशर के अंडर में इस्तीफा देना भी पड़ जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और ऐसे मुद्दे पर जो इस वक्त देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बात करेंगे नक्सल समस्या की। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डायरेक्टर को जूस पिलाओ। Get on the train, baby. बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती। मैं हूँ हुस्न की मालिका। Important सीन है और मेकअप लगा। वाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बॉलीवुड 1 देखिए रोजाना शाम 5:30 बजे।
हमले पर सियासत हो रही है और अब इसी हमले की हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे 3 खास मेहमान मौजूद हैं। अब बात एक ऐसी समस्या की जो लगातार इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है, लेकिन सियासत अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल बेखबर है। मर्ज कैसे दूर किया जाए, इस पर नजर डालने के बजाय राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। 6 दिन बीत गए छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए उस नक्सली हमले को, जिसने व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाने वालों की हकीकत को बयां किया था। अंदाजा लगाइए कि 50 गोलियों से छलनी लाश जब महेंद्र कर्मा के घर पहुंची होगी तो वहां मातम का मंजर क्या होगा। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे के अलावा कई पुलिसकर्मी और स्थानीय नेता भी नक्सली दरिंदगी का शिकार बने। जब मिट्टी कुछ इस कदर खून से लाल होगी तो अफसोस लाजमी है। बहुत सारे लोगों को इस सूरत हाल ने झकझोर कर रख दिया, लेकिन सियासत का अपना निजाम है। यहां बहते खून से ज्यादा कीमत कुर्सी की होती है। लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। न जाने कितने शहरों में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। नक्सली देश के तंत्र को चुनौती देते हुए समानांतर सरकार चला रहे हैं और मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी को तत्काल सीबीआई से जांच की मांग कर लेनी थी। वो मांग नहीं की उन्होंने। नहीं तो जुडिशियल इंक्वायरी कराऊंगा, मेरे अधिकार क्षेत्र का जो आता वो, पर सीबीआई को मैंने नहीं करा, क्योंकि ये सारा उनके मन में ये एक शक था कि सीबीआई आने के बाद पर्दाफाश हो जाएगा। कांतिलाल भूरिया छत्तीसगढ़ सरकार पर मुखर है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स बता रहे हैं। लोगों की लाशों पर राजनीति करने की हिस्ट्री शीटर पार्टी है। अगर आप उसका इतिहास देखें तो हमेशा वो ऐसी घटनाओं को अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाती रही है, ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकती रही है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सल समस्या पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा बैठक में शामिल नहीं हुआ। रमन सिंह ने इसे अफसोसनाक बताते हुए केंद्रीय एजेंसियों पर इल्जाम लगाया कि उन्हें सही वक्त पर इनपुट नहीं मिले थे। ये अलग बात है कि हमले के अगले ही दिन वो सुरक्षा में चूक की बात मान चुके हैं। जो जिंदगी से गया वो लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन ये हमला कई सवाल छोड़ गया है। नक्सलवाद का नासूर बढ़ता ही जा रहा है और उसे खत्म करने की कोशिश के बजाय देश की दोनों बड़ी पार्टियां आपसी जंग में ऊर्जा गंवा रही हैं। न जाने कितनी बार विशेष कानून की मांग उठी, लेकिन ना तो केंद्र गंभीर दिखा और ना ही सूबों की सरकारें। जाहिर सी बात है कि ये सियासी रस्साकशी नक्सली हाथों को और मजबूत ही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। पच्चीस मई की शाम को एक हमला होता है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर, जिसमें कुल मिलाकर 35 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े लीडर, कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब जरा आप सोचिए, कितने दिन बीत जाने के बावजूद क्या कुछ कार्रवाई हुई, अब तक हुई भी या नहीं भी हुई, इसे भी लेकर संशय है, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टीज आरोप प्रत्यारोप तो करती हैं, लेकिन नतीजा कभी निकल नहीं पाता। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी, आपसे ही मेरा पहला सवाल है, चूंकि आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है और आपकी भी विकास यात्रा वहां पर चल रही थी, छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार इस काम में व्यस्त थी। कांग्रेस की एक यात्रा पर अटैक होता है, बड़ा नक्सली हमला होता है, अब तक का बहुत बड़ा नक्सली हमला इसे कहना चाहिए। कई बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो इस हमले का शिकार होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है? 25 मई की शाम को यह घटना हुई, 30 मई को हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। 5 दिन में क्या हुआ, आप फिलहाल ये बताएं आपकी सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ये पहले आदमी है जिन्होंने अपने सरकार के और अपने राज्य में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है इसके बारे में जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करने वाले पहले मुख्यमंत्री है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार की डिमांड नहीं करता है।
इसलिए ये उनकी प्रामाणिकता और ईमानदारी इसमें दिख रही है। मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रकार की घटना का राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये जो कांग्रेस वाले उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। वो मुख्यमंत्री वो है जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस पर कांग्रेस ने बायकॉट किया। आज तक मुझे याद नहीं कि देश की सिक्योरिटी के लिए इस प्रकार की दुखद घटना होने के बाद, कई नैसर्गिक आपत्ति आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी बायकॉट नहीं करती। इस प्रकार का संकट का सामना सबने मिलकर करना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स लगने चाहिए और इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मत रहता है और उस प्रकार से बड़ी ईमानदारी से प्रामाणिक भूमिका श्याम जाजू जी आपने बिल्कुल आपने अपनी बीजेपी सरकार का पक्ष रख दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इन 5 दिनों में 2 बार रमन सिंह जी ने अपनी बात बदल दी। पहले वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमें जो इनपुट्स मिले वो बड़ी देर से मिले, तो कार्रवाई के लिए हमारे पास उतना वक्त ही नहीं रहा। ये दोनों स्टेटमेंट में बड़ा फर्क है। एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि चूक हुई है इसलिए ऐसा हमला हुआ, और दूसरी बार वो ये कह रहे हैं कि इनपुट देर से मिले। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। दोनों भी स्टेटमेंट उनके एकदम ठीक है जी। तो अगर पहले इंफॉर्मेशन मिलती जी तो इस प्रकार की घटना होने नहीं देते, तो वो मिली नहीं, ये बात सही है। और बाकी जो भी एजेंसी इसमें काम कर रही है उनकी खामियां इसमें दिख रही है और उसी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। जुडिशियल इंक्वायरी में सब बातें सामने आ जाएगी जी। और जो भी लोग इसमें दोषी है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। श्याम जाजू जी, लेकिन फिर वही बात हो गई कि मुख्यमंत्री साहब जो ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बातें उनकी दोनों बातें सही हैं, इंफॉर्मेशन पहले मिलती तो ऐसा नहीं होता, तो फिर प्रशासन कर क्या रहा था? 1200 की तादाद में नक्सली कहीं पर पहुंचे और किसी को भनक ना हो। देखिए, ये तो अपने आप में आप भी सोचेंगे या हम भी सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। प्रशासन वहां का जानता है, जगदलपुर, सुकमा, दरबा घाटी ये वो इलाका है जो नक्सलियों का गढ़ है, लेकिन 1200-1300 की तादाद में हथियारों से लैस होकर वो आ जाएंगे, प्रशासन को पता नहीं, मिनिस्टर साहब को खबर नहीं होती है, किसी को पता नहीं चलता। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि फिर उन्हीं की नाकामी है, यही तो उनकी चूक हो गई। इसलिए इसमें केवल स्टूडियो में बहस करके चूक निकालना, किसी पर दोष मढ़ना, ये ठीक बात नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इंक्वायरी होगी। बहुत से लोग अलग अलग चर्चाएं उसमें कर रहे हैं प्रदेश में, मैं वो यहां पर व्यक्त करना नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है कि वो घटना होने के पहले आधा घंटा कांग्रेस के कोई नेता वहां से गुजरते हैं और उन पर कोई होता नहीं, उन पर कोई हमला होता नहीं, उनको भी भनक नहीं लगी। चलो, गवर्नमेंट की एजेंसीज ने क्या किया इसका तो सामने आ जाएगा जी। उसके पहले आधा घंटा जो नेता वहां से जाते हैं उनको इसका दखल नहीं मिलता, वो कॉग्निजेंस नहीं लेते। इसलिए मुझे लगता है राकेश जी अब हमें ये बताएंगे। राकेश जी, हमने भी अखबारों में इस तरीके की खबरें पढ़ी और लगातार ये खबरें आई भी कि कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर थे, उन्होंने अचानक से लास्ट मोमेंट पे रूट चेंज कर दिया। कहीं ये पार्टी के अंदर ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनका नतीजा के कांग्रेस वाले कभी बीजेपी को आरोपी बता रहे हैं इस पूरे मसले पर। और जब रमन सिंह साहब एक मीटिंग बुला रहे हैं, तमाम पार्टियों के लिए वो मीटिंग है, सबको आना के, आप लोग बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं ऐसे मसले पर जहां आपके 35 लोग मारे गए? देखिए, जब आपके परिवार का सदस्य जब मारा जाता है जी, ये सब जो लोग थे उसमें ऐसे लोग थे, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, हाँ जी, तो नंद कुमार जी, और इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, ये तो रमन सिंह जी को बिल्कुल ही, मैं तो इस्तीफा मांगता हूं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये जाजू जी की बातों से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं कि इनको समय पर इनको सूचना नहीं मिली। इसके पहले सीआरपीएफ के जवान वहां मारे गए, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं वहां हुई हैं। तो आपके पास अपना प्रशासन होता है, आपका अपना इंटेलिजेंस होता है, विजिलेंस होता है, पूरे सिस्टम आपका काम करता है स्टेट का। आप कर क्या रहे हैं भाई साहब? इतनी बड़ी घटना होती है और आप सिर्फ मीटिंग करते हैं। आपको तो इमीडिएटली तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपका प्रशासन बिल्कुल ही फेल कर गया, आप हर जगह फेल किए। और समाज सेवी लोग जो महेंद्र कर्मा जी, जो सलवा जुडूम जैसा, जाजू जी, सेंटर में आप लोग इस्तीफा मांगते हैं, फिर स्टेट में कुछ होता है ऐसा तो आप लोग फिर इस्तीफे पर खामोशी हो जाती है। कांग्रेस लगातार आप कह रही है कि रमन सिंह को छोड़ देना चाहिए कुर्सी, उस समय आप लग जाते हैं कि साहब जुडिशियल इंक्वायरी हो, तो ये तो बड़ी गलत बात है भाई। इंक्वायरी में सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। ये समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है या एक हादसे तक सीमित नहीं है। तिरुपति से लेकर पशुपति तक 200 जिलों में नक्सलाइट्स का काम चल रहा है जी। सभी राज्यों में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है।
मैं ये निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से संघर्ष किया है नॉन कॉम्प्रोमाइज करके नक्सलाइट्स के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनके सामने अपने हाथ नहीं टेके, उनसे संघर्ष करके लेकिन कोई कार्रवाई भी अब तक नहीं की है। 5 दिन बीत चुके। प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ हैं। माथुर साहब, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी। वो कहेंगे कि हमला तुमने करवाया, ये कहेंगे कि हमला तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती थी, तुम्हें पहले नहीं पता। तो कई चीजें ऐसी हो रही हैं। आपको लगता है कि दोनों की पार्टियां, सेंटर में अभी कांग्रेस है, स्टेट में बीजेपी के, दोनों ही पार्टियां ऐसे ही करता रहेंगी, यही रस्साकशी रहेगी, यही नूरा कुश्ती होती रहेगी, तो कब बनेगी कोई पॉलिसी बनेगी नक्सल के अगेंस्ट? आपको लगता है कि ये समस्या जो है कब खत्म होगी? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि एक बात तो हमें बड़ा स्पष्ट होनी चाहिए कि ये कहना कि किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने बीजेपी पे करवाया या बीजेपी इसमें चुप रही जानते बूझते भी, या ये है कि कांग्रेस के अंदर का ये वो, ये तो सब देखिए बिल्कुल गलत बातें हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी राजनीतिक दल जो है दूसरे राजनीतिक दल की रैली पे इस तरह का घातक हमला कराएगा। ये तो बात बिल्कुल ही गलत है और मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात को तो बदल कर देना चाहिए। अब रहा सवाल दूसरी उसका, ये बात सही है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट की इसमें बहुत बड़ी चूक है कि इतना मासिव मूवमेंट हो रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ये जो ग्रुप था जिसने अटैक किया, ये लीडर्स जो आंध्रा से आए और इन्होंने आकर के पूरा वहां पर यंग बॉयज और गर्ल्स को तैयार किया इसके लिए और सब कुछ किया, इसी का भी प्रिपरेशन हुई। तो जो स्टेट का इंटेलिजेंस एपरेटस उसको थोड़ा इसकी भनक होनी आवश्यक थी। ये जरूरी बात है कि ये सरकार जो है उसको इसकी तरह की भनक होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर यही हाल रहा तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं कोई कंबाइंड एफर्ट रहेगा? नहीं, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो बेसिक बात है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है और इसकी चूक है। अब आप चाहे इस पे उनका इस्तीफा मांगे, वो दे ना दे, ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन इससे फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये बात भी सही है। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़ी नक्सलाइट समस्या है जो कि देश के कम से कम 4 राज्यों को बहुत बुरी तरह से और 9 राज्यों को आपस में घेरे हुए है, उसके बारे में अभी तक हम कोई पॉलिसी नहीं बना पाए हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनी और इसके लिए मैं समझता हूं कि देश की जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज है सब जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। माथुर साहब, एक और बात है कि इसी साल इलेक्शन भी होने हैं छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल चीजों का बेनिफिट लेने के लिए इलेक्शन से पहले कम से कम एक दूसरे पे आरोप लगा लें? मैं ये नहीं कह रही हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत मुनासिब नहीं लगता, इस बात को सोचने में भी ऐसा है कि जहां तक नक्सलाइट्स का सवाल है उनका तो इलेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं वो चुनाव से पहले एक बेनिफिट उठाने की मैं नहीं समझता कि इतने सीरियस आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने भी आरोप नहीं लगाया है और बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने भी नहीं कहा। अब छोटी मोटी बात तो है ही कि भाई ठीक है कर देना चाहिए। लेकिन भक्त चरण दास अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कांग्रेस अब इस्तीफा मांग रही है तो छोटी बात तो नहीं लग रही है माथुर साहब? नहीं, अब मतलब चलिए अब ठीक है, अब छोटा देखिए ऐसा है ना कि राजनीति में तमाम बातें ऐसी की जाती है जो कि आम जनता को, अपने वर्कर्स को करने के लिए, और वो ये ना कहते तो कल को कांग्रेस के वर्कर्स कहते साहब इतनी बड़ी बात होगी आपने पड़ेगी इस्तीफा भी नहीं मांगा। तो मैं समझता हूं कि दिस इज मोर ऑफ विंडो ड्रेसिंग है, जिसमें बात नहीं है। ये जो मामला है देखिए इसको आप समझिए, मैं मानता हूं कि ये भारतीय प्रजातंत्र पे बहुत गंभीर अटैक है और भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक 2001 का जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था जो कि मुझे मालूम था कि बाहर वालों ने किया, लेकिन अपने अंदर किसी भी राजनीतिक दल की रैली पे चाहे कोई भी दल पे इतना बड़ा अटैक जो है बहुत कभी हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जाजू जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। मैं समझता हूं कि देश में जो भी राजनीति के बारे में गंभीर चिंतन रखने वाले लोग हैं वो इस वक्त बहुत गंभीरता से इसके बारे में सोच रहे हैं और आहत है। श्याम जाजू जी, आपसे मेरा ये सवाल है, वही बात हो गई कि 5 दिन बीत जाने के बाद आप कह रहे हैं कि किसी भी मिनिस्टर ने अब तक ऐसा नहीं किया कि न्यायिक जांच की मांग की हो। रमन सिंह जी ने किया, चलिए बहुत अच्छा है, सब इससे सेटिस्फाइड है, खुश भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं 5 दिन में स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों कोई कार्रवाई उस इलाके में नहीं की, क्यों कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया कि नहीं भाई नक्सलियों की धरपकड़ शुरू की जाए? 35 लोगों का मारा जाना, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के 35 लोग मारे जाते हैं, महेंद्र कर्मा जैसे लोग मारे जाते हैं जिन्होंने सलवा जुड़ूम का कॉन्सेप्ट इस कंट्री में शुरू किया। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सरकार विलिंग पावर नहीं शो कर रही है? कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली बात तो नहीं कि नहीं हमने अभी एंटी नक्सल मूवमेंट छोड़ दिया तो कुछ और हो जाएगा, फायदा नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई चीजें तो नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के जहन में? रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, सबसे कम कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस ऑफ आतंकवाद और ये नक्सलाइट्स, ये पहले से उनकी पॉलिसी रही है। आज तक इस विषय में कॉम्प्रोमाइज करने का कभी सवाल ही उनके मन में नहीं आया। अब हड़बड़ी में केवल जनता के लिए और विंडोज फेस सेविंग के लिए तुरंत कोई अधिकारियों पर कार्रवाई कर लो और अपना फेस बचा लो, इतना करने से सवाल खत्म नहीं होता। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की है, पर वो कार्रवाई ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बेसिकली इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए,
जो लोगों का लहू वहां पर उनको बलिदान हुआ है, जो शहादत हुई है, और महेंद्र कर्मा जैसे एक अच्छे आदमी की, जिसने गवर्नमेंट की सहायता से नक्सलाइट जैसे समस्या को संघर्ष करने के लिए बड़ी अच्छी मूवमेंट खड़ी की। हालांकि दुर्दैव की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सैंक्शन नहीं दिया, उस पर कुछ कमेंट किए, पर जिनको वहां रहना है उनको ये मालूम है, उनको अपने स्व संरक्षण के लिए इस प्रकार के शस्त्रास्त्र रखने पड़ेंगे, और सरकार ने बड़ी अच्छे जोरों शोरों से ये स्कीम वहां पर चलाई। इसलिए सलवा जुड़ूम जैसी स्कीम चलाकर अपने राज्य में ये नक्सलाइट प्रभाव कम करने में रमन सिंह निश्चित रूप से यशस्वी। राकेश सिंह जी, फिर वही बात होगी कि रमन सिंह जी ने न्यायिक जांच के लिए बोला, अब न्यायिक जांच होगी क्या, किस चीज की जांच करेंगे? नहीं, ये तब भी यही होगा ना, तब भी तो आप किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराएंगे और उसकी गर्दन पर तलवार लटका के कहेंगे भाई तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से इन्फॉर्मेशन पास नहीं हुई, तुमने यहाँ पर ये कर दिया, ये समस्या ऐसी नहीं है कि न्यायिक जांच के लिए रुका जाए। इसके पहले इतनी बड़ी घटना हुई थी, सीआरपीएफ के जवान इतनी बड़ी संख्या में मारे गए थे, और उसके बहुत दिनों के बाद ये घटना हुई है, तो अब न्यायिक जांच अब क्यों मांग की उन्होंने? इतने जवानों की शहादत हुई, वो जवान भी हमारे भाई थे। मैं नक्सलाइट मूवमेंट में वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको उनके सामाजिक रूप से उनको क्या सुधार करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रमन सिंह जी ने क्या काम किया, ये मुझे बताया जाए। दूसरी बात, मुझे ये बताया जाए कि ये इतनी बड़ी शहादत हुई थी, उसके बाद इन्होंने कि उस पर क्या एक्शन लिया, उसके अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। तो क्या इस तरह के काफिले पर ये शंका तो तब बनती है ना जब 5 दिनों तक आप साहब कुछ नहीं आपने किया है। अब ये लगता है कि आपकी यात्रा जो है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को या हम लोगों को एक मन में बातें उठती हैं कि साहब ऐसा कैसे हुआ कि कांग्रेस के काफिले पर हमला हो गया और उसी समय आपका यात्राएं चल रही हैं पूरे राज्य में। वैसे अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या करते आप लोग ऐसा? कांग्रेस की सरकार को आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर जब चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई थी और सभी लोगों को बड़े आग्रह से बुलाया था, सारे मुख्यमंत्रियों को। राज्य का सब्जेक्ट अलग है, राज्य जो है अपने तरीके से वहां कानून और व्यवस्था चलाता है, ये नेशनल समस्या हो गई है और इस पर हम समझते हैं कि हमारे पत्रकार और आपकी कांग्रेस में एक खेमा ऐसा भी था जो इस योजना को लेकर बहुत सपोर्टिव नहीं रहा, उसने वो अलग बात है, वो विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे देश का गृह मंत्री। लेकिन 10 साल से तो राकेश जी केंद्र में कांग्रेस ही है, क्यों केंद्र कोई ऐसी अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं डेवलप कर पाया? कोई बिल्कुल स्ट्रेटेजी कहां आप ग्रीन हट तो चलाते हैं झारखंड में, लेकिन अभी भी वहां पर आप चीजों को बैलेंस नहीं कर सके। ग्रीन हट अभी कहां चल पाया? झारखंड में चला ना पिछले 1-1.5 साल से लगातार। अभी जो है अभी जो सारे मुख्यमंत्रियों का जो समर्थन मिलना चाहिए था, अब जैसे कोई भी निर्णय लेना है गृह मंत्री को, कोई भी हमारे गृह सचिव को निर्णय लेना है। आप ये कह रहे हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट न्यूज उसने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, तो हमें उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये हमारे कानून का, संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है कि हम स्टेट सब्जेक्ट में हम इंटरफेयर। लेकिन माथुर साहब आपको लग रहा है कि ऐसे? मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसे ही ये घटना हुई, हमारे पास सेना है, लोगों ने मना किया कि नहीं, हम सेना का इंटरफेरेंस इसमें नहीं चाहते हैं, वो केंद्र का सब्जेक्ट है, सेना इनके कंट्रोल में है। सीआरपीएफ के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी फोर्स की डिमांड आप करना चाहते हैं आप तुरंत मुझसे मांगे, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। तो ये तो स्टेट सब्जेक्ट था, इनका फेल्योर है और रमन सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांगता हूं उनसे इस्तीफा। नहीं तो आपको लगता है कि होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस पूरे मामले में स्टेट गवर्नमेंट की थी? बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनको अब जग रहे हैं क्यों? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि उतना बड़ा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अभी भी जगे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। हम ये कह रहे हैं कि अभी भी हम आपकी सेंटर की गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं राकेश जी, अभी भी जगे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सेंटर की गवर्नमेंट ने तुरंत आपको इमीडिएटली कहा कि साहब आपको क्या मदद। मुझे लगता है माथुर साहब इस चीज में ज्यादा हमें बेहतर बताएंगे। माथुर साहब, आपको नहीं लग रहा कि ज्यादा ही ये मसला जो है स्टेट वर्सेज सेंटर का हो गया है? तो फिर पॉलिसी कौन बनाएगा अगर आप उनसे, वो आपसे सहयोग और डिमांड? नहीं, देखिए ऐसा है, सारे मामले
के मैं दो चीजें हैं जो कि अलग अलग है। एक तो यह है कि जो इमीडिएट जो हुई वायलेंस ये क्यों हुई, इसको कैसे रोका जा सकता था, इसका क्या होना चाहिए फॉलोअप, एक तो ये मसला है। दूसरा मतलब ये कि जो नक्सलाइट्स की जो राष्ट्रव्यापी समस्या है उसका क्या समाधान किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, दो बातें अलग अलग हैं। तो एक तो हम पहले ये अपना दिमाग बिल्कुल साफ कर लें कि इन दो चीजों में अलग अलग है। अगर आप जो है सिर्फ जो ये अटैक हुआ है कांग्रेस पे इसके बाबत आप बात करना चाहती हैं और आप जानना चाहती हैं इसमें क्या हुआ, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें मैं माथुर साहब थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी पार्टी पर इतना बड़ा हमला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका जो फौरन नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए पार्टी पे हमला हुआ इस पर तो नेशनल कंडमनेशन होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल इस पर वो हुआ है अटैक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर अटैक है। मतलब ये जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, निंदा करना काफी था या आप चाहते, आपको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई उस इलाके में होनी चाहिए थी कि कम से कम जगदलपुर में अब तक इतना हो चुका है, हम इस एरिया को नक्सल फ्री कर देंगे? नहीं, देखिए दो तरह की बात है। आप जिससे कह रही है ना समस्या इतनी विकट है, वहां के जंगल ऐसे हैं जिनमें लोग जा नहीं सकते, उनका अब सालों साल कोई नहीं जा सकता जंगल में, सब है तो इतना आसान नहीं है जैसे आप समझ रही है स्टूडियो में बैठ करके आप समस्या का निराकरण कर लें। और मेरी बात, उनको जिन्होंने मारा है उनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं है, वो कहां छुपे हुए हैं उनको करना आसान नहीं है। एक वीरप्पन को पकड़ने के लिए सालों साल लग गए। किसी भी कंट्री में सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है माथुर साहब? सरकार है या नहीं है? आप मानते हैं इस बात को या नहीं? किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है या नहीं? अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं पॉसिबल नहीं कह रहा, आई वुड सेइंग इट इज पॉसिबल। नहीं, आप ये कह रहे हैं आसान नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं ये आसान नहीं है, लेकिन सवाल जो बात है ये है कि जब इतने बड़े मूवमेंट होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की भनक होती है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मारने के बाद अगर कोई कहीं छुप गया है जाकर के तो जंगल में जाकर के उसको निकालने में थोड़ा वक्त समय लग सकता है, ये बात है। तो ये देखिए दोनों बातें, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये बात सही है इस बारे में। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर मान लीजिए इस बारे में कोई अगर बहुत बड़े किसी पॉलिटिकल लीडर का जैसे मान लीजिए रेजिग्नेशन हो जाता, जैसे मान लीजिए रमन सिंह जी ने रिजाइन कर दिया होता, वो मेजोरिटी में है, उन्होंने अच्छा काम किया, हो सकता है थोड़े दिनों बाद वो वापस आ जाते, तो मैं समझता हूं इसका जो है एक बड़ा एक माकूल एक इंप्रेशन, एक सिग्नल जाता। मतलब ये मेरा, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं, ये सवाल मेरा श्याम जाजू जी से, राकेश जी से और आपसे भी है, क्योंकि एक निजी न्यूज़पेपर जो है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में उसने कई लोगों से एक सर्वे किया। सर्वे के अंदर लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इंस्टेंट क्या होना चाहिए था, तो मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में जाकर लादेन को ढूंढ सकता है तो क्या नक्सली ऐसे हैं जिसे सरकार ढूंढ नहीं सकती? नहीं, ये बेवकूफी की बात है, इसका मतलब इसका बिल्कुल बेवकूफी की बात है। इसका देखिए इसका वो समझते नहीं है वहां का क्या टेरन है, क्या है सब है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना कि वीरप्पन जैसे एक उसको पकड़ने के लिए जो है 3 राज्यों की पुलिस जो है सालों साल लग गई। आप जाके ग्राउंड रियलिटी तो देखिए वहां पर क्या है। मतलब ये सब बेकार की बात है। फिर हम क्या करें? फिर कैसे इसको सरकार सुलझाएगी या फिर ये चलता रहेगा? नहीं सुलझाएगी सरकार, उसके उपाय किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप उसको दो तरह सुलझा रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे भी सुलझा रहे हैं, उसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के सुलझा रहे हैं, वो सब बात हो रही है। इतना आसान नहीं रखना एक समस्या का समाधान। तो आप इसका जो राजनीतिक फॉलोआउट है वो अलग है, जो उसका जो उसको समस्या को सुलझाना अलग बात है। इन दो चीजों को फर्क समझिए। जो जैसे ये कह रहे हैं इनका एक राजनीतिक बात ठीक है कि रमन सिंह जी रिजाइन कर दे, ठीक है, राज्य सरकार का फेलियर है, वो बात अलग है। अब वो नहीं कर रहे सब है, लेकिन ये कहना कि कोई कांग्रेसी लीडर इसमें था या बीजेपी वालों ने अटैक कराया या इसमें आपस का झगड़ा, ये सब गलत बात नहीं है। लेकिन श्याम जाजू जी, आप महसूस करते हैं कि वाकई में एक पॉलिसी बननी चाहिए स्टेट लेवल पे भी और सेंटर में भी कि नक्सलियों से लड़ा जा सके? नहीं तो अभी क्या हो गया, न्यायिक जांच हो जाएगी, उसके बाद फिर ऐसा हमला दोबारा होगा, ऐसा लग रहा है अगर कोई पॉलिसी नहीं बनी तो पॉलिसी तो बन रही है। इस प्रकार के दर्दनाक घटना के बाद बेसिक चिंतन इसका भी होना चाहिए कि ये आदिवासी एरिया में जो जंगल और जमीन का कानून है ये इतने सालों से केंद्र में प्रलंबित क्यों पड़ा है जी? आज तक वहां रास्ते क्यों ठीक नहीं हो रहे, वहां कॉन्ट्रैक्टर जा नहीं पाता है, वहां मोबाइल के टावर खड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार की सब बातें इसको स्पेशल केस के रूप में लेकर इसके लिए स्पेशल बजट देकर ये सब बातें करने की जरूरत है, जिसके कारण ये सब बातें वहां अत्याधुनिक सुविधाएं जाकर वहां की सुरक्षा ठीक हो और वापस इस प्रकार की घटनाएं वहां ना हो, वहां मोबाइल चले, वहां के रास्ते ठीक हो। इसका कारण यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है पूरी तरह से पूंजीवादी नीतियां वहां पर अपना रहे हैं, आदिवासियों को शोषण कर रहे हैं। मतलब दोनों पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है। आदिवासियों के लिए कोई चिंतन नहीं है, कोई बात नहीं है, वो उनके बल्कि माइनिंग इंटरेस्ट है इनके, इसलिए सब बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। जो भी वहां पर जो जाजू साहब कह रहे हैं कि मोबाइल टावर लगने चाहिए, वो स्टेट में सड़कें बननी चाहिए, ये सब सपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां के उनको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। मतलब मामला जो है फिर से वही होगा कि स्टेट और सेंटर के बीच है।
आप जो है आप इस कानून को समझिए कि वहां पे यदि सड़कें बनानी है और सड़क बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं जा रहा है, उसको आश्रय बिल्कुल उनको स्टेट को देना है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर यही लग रहा है कि कहीं एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सेंटर और स्टेट इस पर राजी नहीं होते। वक्त की बहुत मजबूरी है। राकेश जी मुझे माफ कीजिएगा, आप बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को और साथ साथ मैं केंद्र को भी बोलता हूं, लेकिन वहां पे लागू करने वाली एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट ही है। बिल्कुल, तो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। नक्सलाइटों को भी जो है वो हमारे देश के लोग हैं, उनको यदि दिग्भ्रमित है तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाना होगा और कुछ ना कुछ उसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।